हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत कथन को पहचान कर सही करके लिखिए। यदि कथन सही है तो सही है, यदि कथन गलत है तो इसको सही करना है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है, संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। यह बिल्कुल गलत है। संतान के लिंग के लिए अर्थात लड़का या लड़की के लिए उसका पिता उत्तरदायी होता है, माता नहीं होती। ठीक है। अगला है, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल सही है, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तीसरा है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई के काम नहीं करना चाहिए। ये भी गलत है। ठीक है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई के काम अगर करना चाहे तो करने देना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब है चौथा है, शिशुओं को टीनेजर्स कहा जाता है। गलत है। शिशुओं को टीनेजर नहीं कहा जाता, बल्कि किशोरों को टीनएजर्स कहा जाता है। ठीक है। पांचवा है, युग्मनज में XY गुणसूत्र होने पर उत्पन्न संतान लड़का होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। छठवा है, ऋतुस्राव के समय किशोरियों का शरीर अपवित्र हो जाता है। ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ऋतुस्राव के समय किशोरियों का शरीर अपवित्र नहीं हो जाता। ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो गया प्रश्न पहला। अब दूसरा प्रश्न में आते हैं, सही विकल्प चुनिए। पहला है, किशोरों को संतुलित भोजन लेना चाहिए क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है। ये आएगा, ये नंबर आएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए उचित है। तो तीसरा में आएगा रोटी दाल सब्जियां। ये किशोरों के लिए बहुत ही उचित आहार है। रोटी दाल सब्जियां किशोरों के लिए उचित आहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर हार्मोन्स है। तो इसमें आएगा टेस्टोस्टेरोन, ए नंबर, ये नर हार्मोन्स है। ठीक है। अब आता है, निम्नलिखित को समझाइए। गौण लैंगिक लक्षण क्या है। तो पिछले प्रश्न में मैं बताया था इसके बारे में। ठीक है। तो एक बार सुन लीजिए। युवा अवस्था में, ठीक है, गौण लैंगिक लक्षण बुक में दिया हुआ है। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लगती है और ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करती है। इसे ही गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। पुस्तक में दिया है, इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसका भी उत्तर मैं बताया था आप लोगों को। ठीक है। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग का निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। ठीक है। यह हो गया है गर्भस्थ शिशु में लिंग का निर्धारण। अब आता है अंडज तथा पिंडज जंतु में अंतर। ठीक है। तो अंडज में आएगा ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडज कहलाते हैं। पिंडज में आएगा ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं, ये पिंडज या जरायुज कहलाते हैं। अंडज में आएगा मुर्गी, कबूतर, और पिंडज में आएगा मनुष्य, बिल्ली आदि। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी में आयु के अनुसार आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े तथा ग्राफ दर्शाया गया है। ऐसा ही ग्राफ अपनी कॉपी में बनाइए।
तथा इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है ये लिखिए। ठीक है, तो ये आपको पुस्तक में बनाया है, इस ग्राफ को आपको कॉपी में बनाना है और इसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये आपको लिखकर बताना है। तो सारणी तथा ग्राफ से निष्कर्ष निकलता है कि 0 से 4 वर्ष तक लड़के लड़कियों की लंबाई समान रूप से बढ़ती है। 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच लड़कियों की लंबाई अधिक तथा लड़कों की लंबाई लड़कियों की तुलना में कम बढ़ती है। 16 वर्ष तक दोनों की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है। इसमें लड़कों की लंबाई ज्यादा जबकि लड़कियों की लंबाई कम बढ़ती है। ये है इसका इस ग्राफ का निष्कर्ष। ठीक है, ये आपका अंतिम अध्याय